Hello everyone, welcome back to our channel Epic E-Education. This is Ritika Naik with you, and today I am here with a new chapter of economics, that is people as resource. So as this name suggests, we will study about how we can use human as a resource. अब बहुत जन मुझे ये पूछ सकते हैं कि ह्यूमंस को हम रिसोर्स की तरह कैसे यूज करें। ह्यूमंस तो ह्यूमन है और रिसोर्स वो होता है जो किसी काम आए, जैसे कि मिनरल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड ऑल। तो फिर ह्यूमन कैसे रिसोर्स हुआ? वी विल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर। सो ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। ज्यादातर कंट्रीज में क्या होता है, ज्यादातर कंट्रीज में जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो बहुत बार पुअर गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट हमें एसेट ना समझ के लायबिलिटी समझती है। तो गवर्नमेंट को लगता है दैट पीपल आर नॉट एसेट बट अ लायबिलिटी, जो कि गलत है। ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि उनको सिर्फ इन्वेस्ट करना है हमारे ऊपर थ्रू एजुकेशन और थ्रू मेडिकल फैसिलिटीज। अगर वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आज हम पे करेंगे, दे विल गेट सम रिवॉर्ड आफ्टरवर्ड्स। सो population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. जब हम humans के ऊपर education, training और medical care पे पैसा खर्च करते हैं तो हमारा जो population होता है वो एक human capital में change हो जाता है, एक human resource बन जाता है। Of course सी बात है, अगर किसी को अच्छी medical facility मिले तो वो healthy रहेगा, एज अ रिजल्ट वो अच्छे से अपना काम कर पाएगा। अगर वो पढ़ता है तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा, अगर वो कोई ट्रेनिंग ले रहा है तो वो अच्छे से ट्रेनिंग भी ले पाएगा। सो अगर हम हर तरीके की फैसिलिटीज, गवर्नमेंट हर तरीके की फैसिलिटी एक आम जनता को प्रोवाइड करे तो एक आम जनता पॉपुलेशन से उठ के, भीड़ से उठ के ह्यूमन कैपिटल बन सकती है। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. गवर्नमेंट को बहुत बार लगता है कि एजुकेशन, फूड या फिर हेल्थ फैसिलिटीज देना क्या होता है, एक बर्डन होता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे पॉपुलेशन को अच्छा एजुकेशन दोगे, अच्छा फूड दोगे, दैट पॉपुलेशन विल बिकम वाइजर टू यू and that population will surely give you some investments afterward. जैसे कि एक नॉर्मल इंसान ह्यूमन रिसोर्स में कैसे चेंज हो सकता है? आप कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लेके ह्यूमन रिसोर्स में चेंज हो सकते हो। एक ह्यूमन रिसोर्स हम किसको बोलेंगे? जिसमें एक लीडरशिप क्वालिटी हो, उसे रिक्रूट करने में कोई इंसान इंटरेस्टेड हो, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो, उसने अच्छे रिसर्च किए हो अपने फील्ड में, उसकी स्किल्स काफी अच्छी हो, वो एक अच्छा एम्प्लॉय हो और उसमें काम करने का बहुत सारा पोटेंशियल हो। ऐसे इंसान को हम ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। अब एक ह्यूमन रिसोर्स बन कैसे सकता है? So when the existing human resource is further developed by becoming more educated, healthy, we call it human capital formation. तो हमने क्या बनाया? एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्म किया हमने। कैसे? हमने अपने पॉपुलेशन को, ह्यूमन रिसोर्स को और ज्यादा एडुकेट किया और ज्यादा हेल्दी रखा। इससे हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो बना। जस्ट लाइक जैसे फिजिकल कैपिटल बनता है, दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द कंट्री, जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। तो जैसे हमारा फिजिकल कैपिटल फॉर्म होता है, सेम वे में हमारा ह्यूमन कैपिटल भी फॉर्म हुआ अगर गवर्नमेंट हम पे अच्छे से एजुकेशन और हेल्थ पे पैसा लगाए। India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. तो हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने कुछ अच्छे इनपुट्स डाले, गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे इनपुट्स डाले। इनपुट्स क्या थे? अच्छा HYV सीड दिया, मल्टी क्रॉपिंग के तरीके बताए, इरिगेशन फैसिलिटी दी। इससे क्या हुआ? इनिशियली तो गवर्नमेंट को कुछ इनपुट डालना पड़ा, लेकिन बाद में लोगों ने आउटपुट भी काफी ज्यादा दिया। फार्मिंग बहुत अच्छी होने लगी, एज अ रिजल्ट कंट्री में ज्यादा फार्मिंग होने लगी, ज्यादा अच्छे से चीजें आउटपुट निकलने लगे। ओके, so population need not to be a burden for the economy.
हमें इकोनॉमी का बर्डन नहीं समझना चाहिए पॉपुलेशन को, क्योंकि वो ऐसा है भी नहीं. इट्स एक्चुअली एन प्रोडक्टिव एसेट. वो असलियत में एक प्रोडक्टिव एसेट है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन, हेल्थ फॉर ऑल, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. तो हम अगर ऐसी चीजें जनता को या फिर पॉपुलेशन को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर वर्क्स के नॉलेज हो गए, साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइड करे, या फिर बहुत अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करे पॉपुलेशन को, तो पॉपुलेशन श्योरली ग्रो करेगा. फिर पॉपुलेशन एक भीड़ से निकल के कुछ अच्छा ह्यूमन एफर्ट लगाएगा, एक ऐसा ह्यूमन एफर्ट जिसके पास आइडियाज होंगे, जिसके पास टू डू लिस्ट होंगे, जिसने बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा. तो ये चैप्टर हमें दो लोगों की स्टोरीज बताता है. एक है शाकाल और दूसरा है विलास. इन दोनों की स्टोरी से हमें कुछ सीखने को मिलेगा. तो लेट्स गो थ्रू दी स्टोरी. तो जो शाकाल होता है, उसकी फैमिली थोड़ी एजुकेटेड होती है, एंड एज अ रिजल्ट दे फोर्स हिम आल्सो टू डू सम काइंड ऑफ नॉलेज गेनिंग वर्क और टू डू स्टडीज. एज अ रिजल्ट ही बिकम्स अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड he designed a new software and then he gets promoted. तो इससे क्या हुआ? शाकाल एक्चुअली एक ह्यूमन रिसोर्स बना. पहले तो उसने थोड़ा एजुकेशन गेन किया, जिससे वो अनस्किल्ड लेबर से स्किल्ड लेबर बन गया, एंड एज अ रिजल्ट उसे प्रमोशन मिली. वाइल जो दूसरा बंदा था, जैसे कि विलास की मम्मी एक फिशर पर्सन थी, वो फिश सेल करती थी. विलास को भी स्कूल जाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, वो थोड़ा बहुत इल भी रहता था, उसकी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी, एंड एज अ रिजल्ट बड़े होके वो भी अपनी मम्मी की तरह मछली बेचने वाला ही बना. तो ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये दोनों स्टोरी हमें कुछ ऐसा कंक्लूजन देती है. शाकाल के केस में सेवरल इयर्स की एजुकेशन ने क्या ऐड किया? एक क्वालिटी लेबर ऐड किया, ना कि एक स्किललेस लेबर. शाकाल के पास सॉफ्टवेयर्स बनाने की स्किल आ गई थी, एंड एज अ रिजल्ट उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी, वो जितना प्रोडक्ट बना सकता था, वो इनहैंस हुआ. द टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. और अगर एक भी इंसान पॉपुलेशन का कुछ ग्रोथ करता है, कुछ प्रोडक्ट बनाता है, तो इकोनॉमी अपने आप ग्रो करती है. पर विलास के साथ क्या हुआ? इन द केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ. जैसा कि हमने देखा कि उसके एजुकेशन पे ज्यादा किसी ने ध्यान दिया नहीं, वो खुद भी स्कूल जाना नहीं चाहता था, और उसकी हेल्थ भी ज्यादा कोई अच्छी रहती नहीं थी. एज अ रिजल्ट वो भी बाद में अपनी मम्मी की तरह ही एक अनस्किल्ड लेबर बना, जिसको क्या करना पड़ा? मछली बेच के अपनी लाइफस्टाइल चलानी पड़ी. So what's the conclusion or learning we get from these stories? We conclude that investment in human resource via education or via medical care can give high rate of return in future. This investment on people is the same as the investment in land and capital. कुछ लोग मानते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करना लैंड और कैपिटल पे इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है. क्यों? क्योंकि लैंड या फिर पैसा खुद ग्रो नहीं करेगा, उसको चलाने के लिए वी नीड अ ब्रेन, and that brain is the human resource. So that's why if we have a number of money, we should not invest, many times we should not invest in lands or something, rather than we should educate people. A child who with investments made on her education or health gets higher yield of higher returns in future in the form of higher earning and greater contribution to the society. एक बच्चा जो अच्छे से पढ़ लिख जाता है, वो बाद में कंट्री को या फिर सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करता है? हायर अर्निंग्स से. तो इससे क्या हुआ? तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो हुई. जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें ये बात पता चल चुकी होती है कि एजुकेशन उनके खुद के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट था और उनके बच्चों के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है. इसीलिए वो हमेशा अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए फोर्स करते हैं. प्लस वो उनके न्यूट्रिशन का भी अच्छा ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका नॉलेज किस काम का? अगर आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर हेल्थ, देन योर नॉलेज हैज नो यूज. सो दैट्स व्हाई जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो इन दोनों चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं अपने बच्चों में. वहीं पे जो पेरेंट्स डिसएडवांटेजेस की वजह से ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाए हैं,
वो लोग ज्यादा अच्छे से अपने बच्चों को एडुकेट नहीं कर पाते और लैक ऑफ हाइजीन की वजह से उनके बच्चे डिसएडवांटेज रह जाते हैं और उसी सेम स्टेज पे रह जाते हैं जहां पे उनके पेरेंट्स थे। उनकी ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाती है। कुछ दूसरे कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जापान। जापान के पास खुद का कोई भी रिसोर्स नहीं है, नेचुरल रिसोर्स कुछ भी नहीं है जापान के पास। इनफैक्ट हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक के बाद तो जापान बहुत ज्यादा पिछड़ गया था, इंडिया से भी ज्यादा पिछड़ गया था। लेकिन आज के डेट में जापान बहुत आगे है। इवन वी कांट कंपेयर आवरसेल्व्स विद जापान। व्हाई? क्योंकि जापान ने अपना पूरा ध्यान लगा दिया अपने ह्यूमन रिसोर्स को बिल्ड करने में। These countries are developed and rich. They import the natural resource needed in their country. How did they become rich and developed? They have invested on people. So they have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप लोगों को एडुकेट कर दोगे, वो अपने आप ही ये सीख जाएंगे कि उन्हें लैंड और कैपिटल को कैसे यूज करना है, और ऐसे करके हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। So the efficiency and the technology evolved by the people have made these countries rich and developed. तो इसीलिए इन लोगों ने जो टेक्नोलॉजीज बनाई, इन लोगों की एफिशिएंसी की वजह से अपने आप ही कंट्री में वृद्धि आई, वो कंट्री आगे बढ़ा। Okay guys, I hope you have liked this video. If you have any query, just comment on my comment section. I will surely get back to you. This is Ritika Naik signing off for today.